हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 10 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, आप सभी जानते हो प्रवासी का मीनिंग क्या होता है। जो इंडिया के इंडियन कम्युनिटी है, जो इंडिया के बाहर जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रवासी। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था, 9 जनवरी 1915 इस पर्टिकुलर डेट पर जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से मुंबई वापस आए थे। तो इसी पर्टिकुलर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल एज प्रवासी भारतीय दिवस, ताकि वो जो लोग जो इंडियन कम्युनिटी के हैं पर ओवरसीज हैं उनके कंट्रीब्यूशन को हम रिकॉग्नाइज कर सकें। देखो, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उन कंट्रीज के लिए तो है ही है, पर साथ ही साथ इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इस पर्टिकुलर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है इन इंदौर मध्य प्रदेश, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनैगोरेट किया गया है। इस बार के जो थीम थी दैट इज डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। टोटल 75 ईयर्स हो चुके हैं, आप जानते हो, इंडिपेंडेंस के। तो हम उस पर्टिकुलर एरा के अंदर जी रहे हैं, तो वहां पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पोस्टल स्टैंप रिलीज करेगी, दैट इज सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, ताकि जो माइग्रेशन है किस तरह से सेफ हो, लीगल हो और स्किल्ड माइग्रेशन हो। इस सभी की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हो। आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में आप जानते हो, ठीक है। हमारे 75 साल, जो आजादी के 75 साल और इसकी जो हिस्ट्री है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जो डायस्पोरा का, उसको भी हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर ना हमें टोटल अलग अलग सेशंस देखने को मिले कि जब हम 100 साल हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को 2047 के अंदर, तब इनका क्या रोल रहेगा उसके अंदर। हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको कैसे वहां तक पहुंचा सकते हैं। जैसे देखो, इंडिया का योग जो है, योगा जिसको बोलते हैं, वो इंडिया के बाहर भी कितना पॉपुलर है। हमारे जो फूड्स हैं, हमारा जो कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें हमारे वहां पे पॉपुलर है। आयुष मेडिसिन आप जानते हो, इसके अंदर जो डायस्पोरा है उसका कैसे रोल हो सकता है। ये सारी चीजें आप इस तरह से आप देख सकते हो कि इसके अंदर इस तरह के सेशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं 2019 का। देखो, अक्सर ना गवर्नर्स के ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि एक ऐसी कमेटी थी जिसके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि जो गवर्नर होना चाहिए वो स्टेट के बाहर का इंसान होना चाहिए, एंड साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स में, ठीक है, थोड़ा डिटैच्ड फिगर होना चाहिए, और अभी रिसेंट के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर उसने ज्यादा पार्ट ना लिया हो। देखो, एक्चुअल में होता क्या है ना, आप जानते हो, एक होता है गवर्नर और एक हो जाता है हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी बात कर लीजिए। अब स्टेट में दोनों का कुछ ना कुछ पावर्स है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ खींचातानी हो जाए, ठीक है, आपस में कुछ विवाद हो जाए। तो इसके लिए जो सरकारिया कमीशन है उन्होंने ऐसी रिकमेंडेशन करी थी कि जो गवर्नर हो, वो गवर्नर अगर स्टेट के बाहर का इंसान हो तो आपस में ना इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर पॉलिटिक्स से बाहर का इंसान हो तो वो भी उस तरह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट इसमें हम बचा सकते हैं। तो ये किसने रिकमेंड किया था? दिस वाज रिकमेंडेड बाय सरकारिया कमीशन। मेंस के अंदर आप पढ़ते होंगे ना, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हो गया या इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स वगैरह। तो ये जो काफी सारे इस तरह के कमीशन हैं उनके अलग अलग रिकमेंडेशन रहती हैं। अगर उनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी रिकमेंडेशन हमारे दिमाग में होंगी तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक रेयर स्पीशीज हमें देखने को मिली है कानपुर के अंदर, ठीक है। इस पर्टिकुलर वल्चर की आप ये देख सकते हो। कहां पे देखने को मिली है? ये देखने को मिलेगी जो ईदगाह कब्रिस्तान है ना, सिमेट्री एक दरअसल में कब्रिस्तान को बोलते हैं। तो कानपुर के पास में जो ईदगाह कब्रिस्तान है वहां पर हमें इस पर्टिकुलर वल्चर को देखने को मिला है। अभी ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वल्चर है ये हिमालयस का नेटिव है, और साथ ही साथ जो तिबेतियन प्लेटिव है वहां पर हमें इसके देखने को मिलता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दिस इज, ऐसा बोला जाता है कि लार्जेस्ट है और हिमालयस का सबसे हैवीएस्ट बर्ड है। अब अगर आप नोटिस करो तो एक तो हो गया ये हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, उसी तरह से एक होता है यूरोपियन ग्रिफॉन वल्चर। ये काफी आपस में दोनों काफी क्लोजली रिलेटेड है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इसका आईयूसीएन के अंदर इसका स्टेटस क्या है, तो दैट इज नियर थ्रेटेंड। अब एक अगर आप वल्चर्स के साथ में अगर रिलेट करते हो कि वल्चर की जनसंख्या ना हमें अक्सर कम होती हुई देखने को मिलती है, उसके पीछे का रीजन दरअसल में ना डाइक्लोफिनेक है। मैं आप समझाता हूँ। देखो, जैसे आपके एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आपका कोई भी कैटल है मान लीजिए। अब कैटल का ना क्या कोशिश करते हैं कि भैया उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाए, कि मान लो वो ज्यादा दूध दे या फिर ना उसकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंप्रूव होती जाए, वो कम लेजी हो।
तो इसके लिए क्या किया जाता था, इसकी प्रोडक्टिविटी कैटल की इंप्रूव करने के लिए इनको डाइक्लोफेनेक दी जाती थी। ठीक है, उससे ये सारी चीजें तो हो जाती थी, पर जब ये पर्टिकुलर कैटल, जब इसकी डेथ हो जाती थी, बेसिकली जो पशुओं का जो मृत शरीर होता था उनको वल्चर खाने लग जाती थी। अब इससे क्या हुआ, ये जो ड्रग्स हैं, जो डाइक्लोफेनेक जैसे जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये वल्चर्स के अंदर जाने लगी और इसका वल्चर्स के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला। और इस वजह से वल्चर की संख्या ना हमें धीरे धीरे पिछले कुछ सालों के अंदर कम होती हुई देखने को मिली है। हमारी गवर्नमेंट ने भी अलग अलग एफर्ट्स लिए हैं, इनको मतलब बैन वगैरह भी किया गया है। तो ये सारी चीजें आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप कंट्रीज के नाम पढ़ सकते हो, कहां कहां पे हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर का देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारे एरियाज हैं, बट स्पेशली आपको ध्यान क्या रखना है, जो हिमालयस हो गया और जो तिब्बतियन प्लेट्यू के अंदर जो कंट्रीज आ गई, वहां पर हमें इनकी जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज विलेज डिफेंस कमेटी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, सेंटर में जो सीआरपीएफ है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उनको बोला गया है कि आप विलेज डिफेंस कमेटीज को ट्रेनिंग देने लग जाए। देखो दरअसल में होता क्या है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना जहां पर देखो, एक चलो हमारे सीआरपीएफ हो गया या फिर किसी और पर्टिकुलर बाहर की फोर्सेस का डेफिनेटली रोल रहता है, पर इसके अलावा अगर आप सोचो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, जो लोकल लोग हैं। ठीक है, लोकल पीपल जो बेसिकली सिविलियंस है ना, उनका रोल होता है। अगर हमने थोड़ा मान लो सिविलियंस को हमने ट्रेन कर दिया, ठीक है, कुछ गन्स दे दी मान लो इनको, ताकि कल को मान लो कोई वहां पे कोई बंदा बाहर से आके कुछ अटैक करने लगे, तो उनको पता लगेगा कि नहीं यार यहाँ पर तो ये लोग हैं, इनको ट्रेनिंग दे रखी है, तो हर जगह पे कोई ना कोई क्राइम को हम रोकने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों को भी हम ना इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, सिविलियंस को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि वो इनके साथ काम कर सकें अच्छे से, और जो भी कहीं ना कहीं टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं उससे हम बचा पाए। अभी ये कहां पर हुआ है, हमें देखने को मिला है जम्मू रीजन के अंदर। ठीक है, पहले भी इस तरह की देखो हमने सेटअप करी थी, फिर बाद में उनको डिसबैंड कर दिया गया था, फिर वापस से हम इनको कर रहे हैं। तो इस तरह से जब रिक्वायरमेंट पड़ती है उस हिसाब से हम विलेज डिफेंस कमेटीज को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि एक तरह का शॉर्ट टर्म मेजर है, ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए कि एक तरह का ये डेटरेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अगर मान लो कोई बाहर से लोग इंसान आ रहा है, ठीक है, वो चाहता है कि इस एरिया में अटैक करूं, पर अगर वो देखेगा कि नहीं यार यहाँ के तो सिविलियंस बड़े चौकन्ने हैं, इनके पास भी ट्रेनिंग है प्रॉपर, तो वो यहाँ पर अटैक नहीं करेगा। तो एक तरह का डेटरेंस मैकेनिज्म की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, अभी कहां पर कर रहे हैं ये ट्रेनिंग, रजौरी और जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमें ये चीज देखने को मिल जाएगी। ये जो काम है ये करा जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कोलैबोरेट करते हुए। बेसिकली मीनिंग समझना था हमें विलेज डिफेंस कमेटीज का, वो हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। ठीक है, देखो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल्स हैं या ट्रेडिशंस हैं, ये किस कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते हैं। देखो जो फेस्टिवल्स वगैरह जब भी आएंगे ना, तो थोड़ा ध्यान से उनको पढ़ा करो, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड, पर मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो पहला है ना, ये दरअसल में ना जो भगवान झूलेलाल जी हैं, ठीक है ना, उनकी बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो चालीहा फेस्टिवल है, चालीहा साहिब जो फेस्टिवल है, वो यही फेस्टिवल को कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन सेलिब्रेट करते हैं, जो सिंधीज होते हैं। दरअसल में अगर आप बात करें जुलाई का महीना हो गया या अगस्त का महीना बात कर लीजिए, वहां पर जो सिंधीज हैं वो लगभग 40 दिन का व्रत रखते हैं। ठीक है, ताकि वो गॉड झूलेलाल को उनको प्लीज कर पाए। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर ये रिलेट कर सकते हो कि जो चलिहा फेस्टिवल है डेफिनेटली ये सिंधीज के साथ ही रिलेट होता है। दूसरा यहाँ पर क्या हमें पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था नंदराज जात यात्रा। ठीक है, दरअसल में ये जो पर्टिकुलर इस तरह से यात्रा निकाली जाती है, ये देखने को मिलती है हमें उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट मेजरली अगर मैं बात करूं जो चमोली गढ़वाल वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर हमें यहाँ पर देखने को ये पर्टिकुलर यात्रा देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या गौंड से रिलेटेड है, नहीं, ये बात गौंड से रिलेटेड नहीं है। तीसरा क्या है, वरी वर्करी। ठीक है, दरअसल में होता क्या है ना, ये वर्करीज इस तरह से होते हैं, आप जानते हो, देखो वर्करीज जो हमें स्पेशली कुछ भक्ति मूवमेंट के साथ भी लिंक देखने को मिल जाएंगे, जो इनके पंढरपुर होते हैं। ठीक है, वहां की जो डिटी होती हैं, एक तरह के जो विठल जी हैं, ठीक है, उनकी ही बात यहाँ पे करी जाती है। तो आप जानते हो जो अलग अलग भक्ति मूवमेंट से अलग अलग जो वर्करीज हैं, जैसे आप नामदेव की बात कर लीजिए, एकनाथ हो गया, तुकाराम हो गया, धनेश्वर हो गया, उन सभी के साथ यहाँ पे इनका रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो क्या ये सर संथल से रिलेटेड है, नहीं जी, बिल्कुल संथल से बिल्कुल भी नहीं रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। सीखने को क्या मिलेगा कि जब भी इस तरह के फेस्टिवल न्यूज में आए, थोड़ा आपको लेके चलना है कि अच्छा ये फेस्टिवल हो कहाँ रहा है। अगर थोड़ा बेसिक आइडिया भी होगा ना, उतने से बात बन जाएगी, कौन सेलिब्रेट करता है, कैसे किया जाता है। ये 3-4 डायमेंशन अगर आपने कवर कर ली, दैट शुड बी एनफ टू स्कोर गुड इन प्रीलिम्स। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज यंग प्रोफेशनल स्कीम। अभी इंडिया और जो ब्रिटेन है,
ठीक है, इन्होंने क्या किया है, यंग प्रोफेशनल स्कीम्स जो है उसके ऊपर साइन किए हैं और लेटर्स को एक्सचेंज किया है। देखो सिंपल समझने की बात यह है कि इंडिया से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो ब्रिटेन जाना चाहते हैं और ब्रिटेन से भी कुछ लोग होंगे जो इंडिया में आना चाहते हैं। अब ये क्या कर पाएंगे, उनके लिए थोड़ी चीजें आसान करी गई हैं। जैसे मान लो कि एक दूसरे कंट्री में जाना है, वहां पर या तो काम करना है, यहाँ पे पढ़ाई करनी है, या फिर 2 साल के लिए कुछ वैसे विजिट करना है, तो ये सारी चीजें यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंतर्गत ये चीजें हो जाएंगी। अब जरूरी नहीं है कि सामने वाले इंसान के पास जॉब हो तभी वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं नहीं भी है तब भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट एसेंशियली पीछे का पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि आसानी से दूसरी कंट्री में जा पाए, वहां पे पढ़ पाए या फिर काम कर पाए, उसके लिए नियरली 3,000 इंडिविजुअल्स को हम यहाँ पर ये चीज देखने की बात कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि किस एज ग्रुप के अंदर है, 18 to 30, ठीक है, 18 से लेकर 30 साल तक उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए 3,000 टोटल हम परमिट्स हम यहाँ पे देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको पहले भी हमने स्कीम ये सोची थी, ठीक है, उसके ऊपर हम वर्क करते गए और अब हमें इस तरह से ये चीज देखने को मिल जाएगी। चलते हैं अगले टॉपिक तरफ, दैट इज साखालिन 1। ठीक है, एक्चुअल में ना इसका टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसकी मुझे आपको लोकेशन बतानी है। अगर आप देखो नोटिस करोगे तो आप जानते हो, देखो ये जो पूरा एरिया है ना, ये रशिया का ही एरिया है। दरअसल में इसको इस वाले एरिया को जो थोड़ा साइड में एरिया आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जानते हो व्लादिवोस्टोक के बारे में, दरअसल में ये रशिया का कौन सा एरिया है, फार ईस्ट रीजन है। अब इसी के पास ना ये आप एरिया देखोगे साखालिन एरिया। दरअसल में अभी क्या हुआ है, इस एरिया के अंदर जो हमारा ओवीएल है, दैट इज ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, जो विदेश लिमिटेड है, इनकी जो दूसरी आर्म है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसने 20% स्टेक को रीटेक कर लिया है इन साखालिन 1 ऑयल गैस फील्ड। तो इसके लिए इसकी ना साखालिन 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इन दोनों की आपको लोकेशन आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप क्या बताओगे सर कहां पर है, ये रशिया के ही फार ईस्ट रीजन में है। मैंने बताया ना ये वाला रीजन कौन सा है, फार ईस्ट रीजन, वहां पर यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नीचे इसके यहाँ पे हमें जापान देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भी मुद्दे आपको न्यूज में देखने को मिले उनके रिगार्डिंग आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो आप देख रहे हो नीचे सियोल वगैरह आ गया, ये जापान आ गया। ठीक है, तो इसलिए लोकेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसकी फर्दर डिटेल्स भी हैं, बट उतनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने किसको दिया, फिर वहां से इंडिया को कैसे मिला, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना। मेजरली टॉपिक चूज करने का पॉइंट क्या था, टॉपिक चूज करने का पॉइंट यही था कि आपको मैं लोकेशन समझा पाऊं। बाकी कुछ पॉइंट्स और भी दिए हैं पर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स नहीं है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अल्जाइमर डिजीज। देखो कुछ ना अभी क्या हुआ है, जो यूएस का एफडी है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अभी एक रिसेंटली लेकेनिमैब, इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसको अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आखिर अल्जाइमर डिजीज होती क्या है। देखो आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि जो थोड़े कुछ लोग ना एल्डरली हो जाते हैं, ठीक है ना, जब थोड़ी वृद्ध अवस्था की तरफ जाने लग जाते हैं तो कई बार चीजें उनको भूलने लग जाती हैं। ठीक है, दरअसल में इसके पीछे का कारण क्या होता है, ये एक तरह की न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है। आप जानते हो, देखो अलग अलग हमारे नर्व सेल होते हैं। ठीक है, अगर ये नर्व सेल्स की डेथ होने लग जाए, ठीक है, तो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली दिमाग में ना उतना चीजें काम नहीं करती। कई बार हो सकता है कि इंसान अपने याद करने की जो क्षमता होती है उसको खोने लग जाए। ठीक है, कैसे सोचना है, क्या याद करना है, कुछ इंसिडेंट हुआ हो उसको इंसिडेंट को याद ना आ रहा हो, ये सारे अलग अलग हमें यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं इन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज। एक्चुअल में आपके दिमाग को ही इंपैक्ट करती है और एक तरह से क्या होती है ये इरिवर्सिबल, कि इसको ठीक करना देखो बहुत मुश्किल, ऐसा माना जाता है कि एक बार आपका इस तरह से आप स्टेट में आ जाते हो फिर उसके बाद ना वो चीजें खराब ही होती रहती हैं। इसी को आप डिमेंशिया के साथ भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इस डिजीज को एक्चुअल में नाम अगर मैं बात करूँ ना, तो डॉक्टर जिन्होंने ये डिजीज रिसर्च करी थी उनके नाम पर ही हमें यहाँ पे चीज देखने को मिल जाती है। जो नर्व सेल्स की बात कर रहा था, जिनको आप न्यूरॉन्स भी बोलते हो, तो न्यूरॉन्स आप जानते हो एक जगह से ब्रेन के से दूसरी जगह पे वो मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। अगर सोचो ये कनेक्शंस ही बीच में टूट जाए, ठीक है, न्यूरॉन्स मतलब वो जो सारे मैसेजेस हैं ब्रेन से आ ही ना पाए, तो ऑब्वियसली सोचने की कैपेबिलिटी तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, लोगों को चीजें याद नहीं आएंगी, क्या एक्शन लेना है, क्यों लेना है, वो सारी चीजें, मेमोरी लॉस हो गया, पुअर जजमेंट हो गया, अचानक से कभी खुश हैं कभी उदास हैं, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। 2 प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक है बीटा और एक है टाउ। ठीक है, जब इन पर्टिकुलर जो प्रोटीन्स है इनमें से किसी की भी जो मात्रा है वो जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा हो जाती है, एक तरह का अबनॉर्मल लेवल हो जाता है, तब हमें अल्जाइमर डिजीज के होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, क्योंकि देखो इसका कारण तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है ना, कि कैसे क्या हो रहा है, तो अभी तक कोई प्रॉपर क्योर नहीं है। कुछ ड्रग्स हमने बनाई जरूर है, पर वो कोशिश करती हैं कि ना ये प्रोसेस को हम थोड़ा धीरे कर दें। जो भूलने की क्षमता है, ऐसा नहीं कि बंदे को अचानक से हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम स्लो कर रहे हैं, बट अदरवाइज इसको एक तरह से रिवर्स करना लगभग नामुमकिन है। ठीक है जी, तो ये था अल्जाइमर डिजीज के रिगार्डिंग।
2019 में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो इस तरह से ना काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुछ क्या कोई टर्टल की स्पीशीज हर्बीवोर्स भी होती है, क्या फिश हर्बीवोर्स भी होती है कुछ स्पीशीज, क्या कुछ मेरीन एनिमल्स भी मैमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, स्नेक्स विविपेरस भी होते हैं। तो डेफिनेटली देखो चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है। आप मुझे एक काम करना, थोड़ा सर्च करना है इसके रिगार्डिंग कि कौन से टर्टल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, फिश कौन सी होती हैं, मरीन एनिमल्स कौन से होते हैं, मरीन मैमल सॉरी, जो स्नेक्स वो कौन से होते हैं। तो इनके आप एग्जांपल्स मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ना। पर इसका वैसे आंसर है आपको बता दूं, इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एंड 4। राइट, तो ये आज के 5 मैं आपको ट्रू फॉल्स दे रहा हूं। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, और पिछले लेक्चर के अंदर जो मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे उनका मैं आंसर दे देता हूं। पहला था कि G20 थीम क्या यही है? द आंसर इज नो, ये फॉल्स हो जाएगा। दरअसल में थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये थीम है। राइट, स्टेटमेंट 2 का पूछ रहा है जो BEE है, क्या ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर? नहीं सर, ये तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। कौन से एक्ट के अंदर है? ये आ जाती है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, ये स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है। यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर क्या इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है? बिल्कुल सर, ये बात ट्रू है। चौथा स्टेटमेंट क्या है? लिविंग रूट ब्रिज क्या सिर्फ हमें असम के अंदर देखने को मिलता है? नहीं सर, फॉल्स। हमने बात करी थी किसकी? मेघालय की बात करी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? मेघालय, ये फॉल्स हो जाएगा। पांचवा स्टेटमेंट क्या है? जो NUE है, दैट इज न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, वो हम इसलिए प्लान कर रहे हैं ताकि जो NPCI है उसको एक तरह कंपटीशन मिल पाए। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये थे कल के पांचों क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के, और ये 5 मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या इनके आंसर्स क्या हैं। राइट फ्रेंड्स, इसकी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप इसकी PDF को भी यूज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।